हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की ये वीडियो आरजीपीबी बीटेक फर्स्ट ईयर के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और आज की इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करेंगे यूनिट नंबर 4 का। और आपकी यूनिट नंबर 4 है थर्मोडायनामिक्स। और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरजीपीबी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस सब्जेक्ट को आप कम टाइम में बहुत अच्छे से कैसे तैयार कर सकते हैं, अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आप अपना एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस कंटेंट को आपने कैसे पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके इस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट्स हैं सिलेबस के अंदर। और यूनिट नंबर 1 का नाम है मटेरियल्स। और मटेरियल्स के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, यानी कि माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए आपसे ड्रॉ करवाता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी मेजरमेंट एंड एरर। इस यूनिट का भी जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। यूनिट नंबर 3 बहुत आसान यूनिट है और इसका जो वन शॉट वीडियो है मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, जिसके अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, टाइप्स ऑफ फ्लूइड की हम बात करते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, पास्कल लॉ। और इसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स, यानी कि हाइड्रोलिक टरबाइन और हाइड्रोलिक पंप। ये पूरे की पूरी यूनिट एक 2 घंटे के आसपास की एक वीडियो है, पूरा वन शॉट वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, हर एक चीज आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट नंबर 4, जो कि हमारा आज का टारगेट है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इस प्रॉपर्टीज के अंदर भी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे विद एग्जांपल। स्टेट, प्रोसेस, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने वाले हैं। देन थर्मोडायनामिक प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, है ना। एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है। तो ये जो सभी टॉपिक्स हैं, आज का जो हमारा टारगेट है वो यही है। इसके अंदर हम लोग ये सभी टॉपिक्स बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान भाषा में कवर करने का प्रयास करेंगे। देन जो ये वाला पार्ट बच गया आपका स्टीम इंजीनियरिंग का, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। एंड द लास्ट यूनिट है आपकी रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स, जिसके अंदर आप कार्नोट साइकिल, ऑटो डीजल साइकिल, डुअल साइकिल पढ़ते हैं। और पीबी और टीएस डायग्राम, बोले तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम की हेल्प से ये सभी साइकिल्स को मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और आप उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा होगा। इसी यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, पेट्रोल एंड डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन आपको पता है एसआई इंजन होते हैं, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन। और जो डीजल इंजन होते हैं वो सीआई इंजन होते हैं, बोले तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएंगी सारी की सारी चीजें और आप एग्जाम में जाकर के छाप के आ जाओगे। बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है, ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट है, रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिल रहा होता है। तो एक बार आप वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, ये पूरा कंटेंट आपको मिल रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। तो यूनिट का नाम ही आपका थर्मोडायनामिक्स है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है। चलिए, तो आप कह सकते हैं, एक्चुअली अलग अलग बुक में अलग अलग लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशंस दे रखी हैं। जैसे एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। बोले तो इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, है ना। अब ये सिस्टम क्या होता है, अभी धीरे धीरे आपको हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। बस थोड़ी देर तक आप इस वीडियो लेक्चर में बने रहो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर का जो साइंस है, या साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफर की स्टडी करते हैं, उसको हम थर्मोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं। अब आपको यह समझना है कि कौन सी एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है, और ट्रांसफर का मतलब देख कहां से कहां ट्रांसफर होती है।
तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर होती है। अब ये सिस्टम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रूम है, इस रूम को हम सिस्टम कह सकते हैं, और इस रूम के बाहर जो कुछ भी है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, वो क्या है, सराउंडिंग है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सिस्टम और सराउंडिंग मतलब एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है या सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है। तो ये तो हो गया ट्रांसफर। अब ये कौन सी एनर्जी है जिसका ट्रांसफर होता है? एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाना चाहूं, मान लीजिए आपने गरम गरम चाय बनाई, ठीक है, और ये जो आपने चाय बनाई है, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर कितना होगा? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस है। अब ये गरम गरम चाय जो आपने बनाई है, आपने इसको रूम में रख दिया, है ना, मतलब आपने इसको सराउंडिंग में रख दिया, रूम में अपने जहां पर आप पढ़ रहे हो बैठ करके, और रूम का टेम्परेचर कितना होगा? अभी तो सर्दियों का टाइम है, तो 8 10 डिग्री 15 डिग्री फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है। नाउ व्हाट विल हैपन, तो आपकी जो चाय है गरम गरम, वो धीरे धीरे क्या होगी, वो ठंडी होने लग जाएगी। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, चाय का टेम्परेचर ज्यादा था, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। बोलो यस और नो। और हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? चाय में से हीट बाहर निकलेगी, क्योंकि हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसका जो चाय का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कितना कम हो जाएगा? आपका जो रूम टेम्परेचर है उसके बराबर हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो यहां पे हीट का ट्रांसफर हुआ। किसका ट्रांसफर हुआ? हीट का ट्रांसफर हुआ। और आपके लिए सिस्टम क्या था बेटा? ये जो चाय है ये आपका सिस्टम था, दिस इज द सिस्टम, और ये सराउंडिंग है। इस चाय कप के बाहर जो कुछ भी है वो क्या था? आपका सराउंडिंग। तो आपको मैंने क्या बोला था कि एनर्जी का ट्रांसफर, तो एनर्जी कौन सी ट्रांसफर हुई? यहां पे हीट। ये जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में यहां पर ट्रांसफर हो रही है। और कहां से कहां हो रही है? सिस्टम से सराउंडिंग में। कहां से कहां हो रही है ट्रांसफर? सिस्टम से सराउंडिंग में। तो हीट की फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सिस्टम टू दी सराउंडिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब ये जो आपका सिस्टम है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो होंगी ना, जैसे टेम्परेचर होगा इसका, प्रेशर होगा इसका, वॉल्यूम होगा इसका, मास होगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, तो वो इफेक्ट हो सकती हैं। तो हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसका क्या इफेक्ट आता है थर्मोडायनामिक सिस्टम पे, उसकी भी स्टडी करते हैं। जैसे इसका टेम्परेचर पहले कम था, उसका टेम्परेचर बाद में इफेक्ट आया कि नहीं आया, कि भाई टेम्परेचर ज्यादा था फिर टेम्परेचर इसका कम हो गया। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। वही चीज मैंने यहां पर समझाई थी कि आपने एक सिस्टम ले लिया, उसका सिस्टम का जो प्रेशर है वो प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम B है। अब एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ये तो हो गया आपका सिस्टम, ये हो गया आपका सराउंडिंग। अब सराउंडिंग से सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या तो हीट के फॉर्म में होता है या फिर वर्क के फॉर्म में होता है। क्यू बोले तो हीट, क्यू बोले तो हीट। यहां पर जो क्यू का मतलब है, हम क्यू से ध्यान रखना हीट को लिखने वाले हैं, क्यू से हम लिखेंगे हीट को, और डब्ल्यू से हम लिखेंगे यहां पर वर्क। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है या तो हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में। या तो हीट और वर्क सिस्टम के अंदर भी जा सकते हैं या सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में भी आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है, ये वो साइंस है जिसके अंदर हम एनर्जी ट्रांसफर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर की। और एनर्जी ट्रांसफर का मतलब होता है या तो हीट ट्रांसफर या तो वर्क ट्रांसफर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी डिवाइस हैं जहां पर वर्क का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? वर्क का ट्रांसफर होता है। चलो एक और एक आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ 3 E's। अब ये 3 E कौन सी हैं? एनर्जी, इक्विलिब्रियम और एंट्रोपी। कई बुक में ऐसा मिलेगा आपको कि थर्मोडायनामिक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी, इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी की स्टडी करते हैं। एक और डेफिनेशन आपको कई बार मिल जाती है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी विद द कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी होता है हीट, जो हीट है दिस इज द लो ग्रेड एनर्जी, एंड जो वर्क होता है दैट इज हाई ग्रेड एनर्जी, ये होता है हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी सॉरी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगले कुछ ही टाइम में मैं एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। ये जो स्लाइड मैंने आपको यहां पर कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करे हैं, ये टर्म्स आपको बड़ी हेल्प करने वाली हैं आगे की चीजों को समझने में। चलिए
तो व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स? बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आपकी डेली लाइफ में। थर्मोडायनामिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए सफिशिएंट टाइम होता, अगली बार से जो बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे आरजीपीबी के, या एकेटीयू बीटेक सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स पढ़ा चुका हूं पूरा सब्जेक्ट। जब हम इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ रहे होते हैं तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अभी क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि कम टाइम आपके पास है, उसमें आप कम समय में कि भाई एग्जाम में आप कैसे लिख कर गया। अदरवाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है पढ़ने में इसको। तो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं? पावर प्लांट में, जितने भी पावर प्लांट है वहां पर थर्मोडायनामिक्स का यूज होता है। जैसे आपका स्टीम पावर प्लांट का मतलब समझते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जहां पर बिजली बन रही होती है। जैसे स्टीम पावर प्लांट, स्टीम से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। गैस पावर प्लांट, आईसी इंजन पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, वहां पर थर्मोडायनामिक्स का यूज होता है। एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट के अंदर बहुत यूज होता है किसका? थर्मोडायनामिक्स का। कार के अंदर पूरे का पूरा थर्मोडायनामिक्स लगा होता है या ह्यूमन बॉडी के अंदर भी थर्मोडायनामिक्स है ना। रेफ्रिजरेटर, घर में जो आपके फ्रिज रखा हुआ है, जहां पर आप वेजिटेबल्स रखते हो, फ्रूट्स रखते हो, उसमें भी थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व है। विंड टर्बाइंस, है ना, एयर कंडीशनर, हर जगह आपको किसके एप्लीकेशंस मिल जाएंगे? थर्मोडायनामिक्स के। नाउ क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपसे कि सिस्टम क्या होता है, डिफाइन कीजिए। सराउंडिंग क्या होता है, उसको डिफाइन कीजिए। तो देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आप एग्जाम देखो, आप डायग्राम की हेल्प से चीजों को समझाने का प्रयास कीजिएगा प्लीज, है ना। तो यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, तो आपने क्या करना है, इस तरह का एक डायग्राम बना लेना। तो मैंने क्या करा, कुछ एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर स्पेस यहां पर कंसिडर कर लिया है, जिसको मैंने लिखा है क्या यहां पे? सिस्टम। और सिस्टम के बाहर क्या है? यहां पे सराउंडिंग है। और यहां पर जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं, दिस इज द सिस्टम बाउंड्री, ये सिस्टम की बाउंड्री है। और इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो मैंने बोला आपको सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम मिला लें, सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम मिला लें तो क्या बन जाएगा आपका? दैट इज द यूनिवर्स। अब इनको कैसे लिख के आओगे? देखो, व्हाट डू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। कैसे? कि भाई एक पर्टिकुलर रीजन भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर रीजन आपने सेलेक्ट कर लिया, उसकी आप स्टडी कर रहे हो, दैट मे बी सिस्टम। ये एक पर्टिकुलर स्पेस हो सकता है, पर्टिकुलर डिवाइस हो सकती है। मतलब कहने का ये है, ऐसी कोई भी चीज जिसको आपने कंसिडर किया, उसकी आप स्टडी कर रहे हो, उस पर आपका फोकस है, दैट इज योर सिस्टम। यस और नो? तो यहां पर आप देखो लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ मैटर, एक पर्टिकुलर मैटर है। मान लीजिए पानी है, पानी टैंक में भरा हुआ है, आपने उस पानी को कंसिडर किया, उस टैंक के अंदर जो पानी है, वाटर है, उसकी आप स्टडी कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक सिस्टम है। तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन ए स्पेस विच इज कंसिडर्ड फॉर स्टडी। जो आपने क्वांटिटी ऑफ मैटर या पर्टिकुलर रीजन आपने स्टडी करने के लिए कंसिडर किया हुआ है, उस पर आपका फोकस है, दैट इज योर सिस्टम। कुछ भी हो सकता है सिस्टम। जैसे ये रूम है, ये रूम मेरा सिस्टम हो सकता है। इस रूम के बाहर जो कुछ भी है वो क्या है? आपका सराउंडिंग है। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये मेरा अगर सिस्टम है, तो ये पूरा का पूरा रूम भी क्या हो जाएगा? इससे के लिए सराउंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। मैं अपनी बॉडी को अगर सिस्टम मान लेता हूं, तो मेरी बॉडी, मैं अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहा हूं, अपनी बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, अपनी बॉडी पर मेरा फोकस है, तो ये मेरा एक सिस्टम है। और मेरी बॉडी के बाहर जो कुछ भी है, ये रूम, इस रूम के बाहर जो कुछ भी है, वो सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, व्हाट इज सराउंडिंग? द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम। अब इस सिस्टम के बाहर, इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, एवरीथिंग जो इस सिस्टम के बाहर है, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं उसको हम? सराउंडिंग। नाउ व्हाट इज बाउंड्री? सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, जो अलग करता है, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। तो ये था आपका सिस्टम, है ना। कोई रीजन है, कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इसके बाहर सराउंडिंग है। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है वो है बाउंड्री। नाउ व्हाट इज यूनिवर्स? सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अगर आप मिलाओगे, दैट इज यूनिवर्स। और यूनिवर्स एक टाइप्स ऑफ सिस्टम भी आता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर भी आता है आइसोलेटेड सिस्टम। अभी आगे समझेंगे हम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आता है आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स एक सिस्टम का टाइप भी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है आपका, अभी तो हमने समझा क्या सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है। नाउ आपसे आरजीपीवी में क्वेश्चन पूछ लेता है
कि टाइप्स ऑफ सिस्टम बताइए कौन कौन से होते हैं। नाम भी दे सकता है कि ओपन सिस्टम बताओ क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो ये 3 सिस्टम हैं। अब इनको देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से कि ओपन सिस्टम का क्या मतलब होता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक ओपन सिस्टम है। चाय का कप जो मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था, तो चाय के कप में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। बोलो यस और नो। क्योंकि यहां पे क्योंकि चाय गर्म है तो यहां से क्या हो रहा होगा, भाप निकल रही होगी, वेपर की फॉर्म वेपर निकल रही होगी, यानी कि मास का तो ट्रांसफर हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि वेपर बाहर निकल रही है, चाय जो है वेपर की फॉर्म में बाहर निकल रही है। यस और नो। तो मास का ट्रांसफर हुआ क्योंकि वेपर क्या हो रही है, बाहर जा रही है। और साथ ही साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा क्योंकि यहां पर चाय गर्म थी तो हीट का ट्रांसफर होगा। बोलो यस और नो। तो यहां पर हीट की फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, या तो हीट ट्रांसफर होगी या वर्क ट्रांसफर होगा। तो यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है हीट के फॉर्म में। आप मुझे बता सकते हैं जब हीट ट्रांसफर हुई इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, यस और नो। एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर सिस्टम के अंदर, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और मास भी ट्रांसफर हो रहा है तो सच काइंड ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज ओपन सिस्टम। तो यहां पर देखो मास इन मास आउट, एनर्जी इन एनर्जी आउट, मतलब ये है आपका सिस्टम और इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो है आपका सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो सकता है तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है आपका क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब है मास का ट्रांसफर नहीं होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। और एनर्जी कौन सी, या तो हीट या तो वर्क या दोनों। तो आप देख सकते हैं क्लोज सिस्टम का एग्जांपल मैंने दिया आपको, ये कोका कोला की बोतल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरी सील्ड है। तो एक बात बताओ, आपने फ्रीजर में से कोका कोला की बोतल निकाली, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर कितना रहा होगा, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस रहा होगा और बाहर का टेम्परेचर गर्मियों के दिन है तो मान लेते हैं कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। नाउ व्हाट विल हैपन, बाहर का टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और जबकि सिस्टम का टेम्परेचर कम है, इस बार बाहर से हीट सिस्टम के अंदर जा रही होगी तो सिस्टम के अंदर हीट का ट्रांसफर होगा। तो क्या हो गया, यहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हुआ हीट की फॉर्म में, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ हीट की फॉर्म में, लेकिन इस बार मास का ट्रांसफर नहीं हुआ। क्या मास चेंज हो रहा है इसका, जैसे कप में से तो चाय बाहर निकल रही थी, कप में से चाय बाहर निकल रही थी, मास का ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन यहां पर मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है हीट की फॉर्म में। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जहां पर मास ट्रांसफर नहीं होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, नो मास ट्रांसफर, एनर्जी इन एनर्जी आउट, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सिस्टम। एक तीसरा सिस्टम आता है, थर्ड वन, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ये आपका थर्मस फ्लास्क है, इसमें अगर आप गर्म चाय रखोगे तो वो गर्म रहेगी, क्यों, क्योंकि हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। देखो जो सिस्टम है आपका, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर, ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर, इसके अंदर चाय है, गर्म चाय, इसके अंदर भरी हुई है गर्म चाय और इस गर्म चाय का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, लेकिन ये फिर भी जितनी, अगर ये आइडियल केस है अगर हम लें कि अगर इसका जो थर्मोस्टील है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है ना, परफेक्टली इंसुलेटेड है, अगर ये परफेक्टली इंसुलेटेड है तो अगर आप गर्म चाय रखोगे तो गर्म ही बनी रहेगी, अगर ठंडा पानी रखोगे तो ठंडा ही रहेगा, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि इस बार एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है और मास का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम, नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। इन एग्जाम्पल को अगर आप दिमाग में रखोगे, चाय ओपन सिस्टम, बॉटल जो सील्ड है क्लोज सिस्टम और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ये बात समझ आ गई आपको। मैंने एक बार समराइज करके यहां पर लिख दिया है कि भाई अगर आपका क्लोज सिस्टम है तो मास भी ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, यस। अगर ओपन सिस्टम है तो मास भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा। आइसोलेट सिस्टम का मतलब है नाइदर मास ट्रांसफर नॉर एनर्जी ट्रांसफर। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइसेस आर एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। जैसे आपका टरबाइन होता है,
कंडेंसर है, पंप है, बॉयलर है, कंप्रेसर है, ये सब ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्लोज्ड सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। यूनिवर्स, मैंने बोला था आपको यूनिवर्स एक टाइप ऑफ सिस्टम भी है, तो यूनिवर्स जो है वो कौन सा सिस्टम है? दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, इसके अंदर अगर थर्मस फ्लास्क के अंदर अगर ये कैसा होना चाहिए? वेल इंसुलेटेड होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए। तो थर्मस फ्लास्क अगर है एंड दैट इज वेल इंसुलेटेड यानी परफेक्टली इंसुलेटेड है, तो वो कौन सा एग्जांपल होगा? आइसोलेटेड सिस्टम का। तो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है टाइप्स ऑफ सिस्टम। आप अब इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हैं, एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो सब्जेक्टिव के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। व्हेन नाइदर मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी नॉर एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है ना, तो सॉरी हाँ वही है, व्हेन नाइदर मास ट्रांसफर नॉर एनर्जी इज अलाउड, ना तो मास ट्रांसफर हो रहा है ना ही तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब मास और एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हो? ना तो मास ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो सच काइंड ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। ये बात आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब क्या बताया था? मास का ट्रांसफर भी हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सकता है, तो बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर यानी कि मास क्रॉस द बाउंड्री, अगर एनर्जी और मास दोनों सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम पूछ रहा था आपसे। चलिए नेक्स्ट जो आता है आपका छोटा सा एक टॉपिक पूछ लेता है कई बार, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का क्या मतलब होता है ना। दो तरह की स्टडी होती है, एक माइक्रोस्कोपिक एक मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब आप समझते हैं, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा लेवल का, छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा मतलब होता है इसका, छोटा छोटा। और मैक्रो का क्या मतलब होता है? बड़ा। बात समझ आ रही है आपको? तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक मतलब है जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान लीजिए ये कोई एक सिस्टम है और इसके अंदर एयर भरी हुई है ना, इसके अंदर क्या है? एयर भरी हुई है। अगर हम इस सिस्टम के एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम सिस्टम के अंदर जो एयर है, एयर हमारा एक सिस्टम है, अगर हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करें, एक एक मॉलिक्यूल की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के अगर हम स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। बहुत ही छोटे लेवल पे जाकर के हम स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोस्कोपिक। यानी कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का हम देख रहे हैं। हमने मान लो इसके अंदर हीट ट्रांसफर करी, ठीक है, अब इस हीट ट्रांसफर जब हमने करी तो बताओ इस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के साथ क्या घटना घटी होगी? मतलब जैसे मान लो आपने एक पानी रखा हुआ है ना, किसी बर्तन पानी रखा, उसको हीट सप्लाई कर दी। अब पानी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आप एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को देख रहे हो, उसकी डेंसिटी कितनी थी, अब डेंसिटी कितनी हो गई, पहले टेम्परेचर कितना था, अब टेम्परेचर कितना हो गया, है ना, उस लेवल की अगर आप बात करें तो वो कहलाता है आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। कौन सी अप्रोच होगी? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होगी जब आप मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं, जब आप मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को पढ़ाई करते हैं। मैक्रो का मतलब होता है एवरेज, एवरेज मतलब अब आपको इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात नहीं करनी है, आपको यह देखना है कि इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, इस पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना है। जब आप एवरेज की बात करते हैं, जब आप एवरेज की बात करते हैं तब आप उसको बोलते हो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। बिहेवियर, एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। इसको हम बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, माइक्रोस्कोपिक को। और माइक्रो को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। और जनरली हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को यानी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की ही स्टडी करते हैं। आपको मैं अगर एग्जांपल देना चाहूं, जैसे आप अपनी व्हीकल के जो टायर्स में जब हवा एयर फिल कराते हो तो वहां पे जो गेज से आप उसका प्रेशर चेक करते हो, तो वो जो प्रेशर होता है वो एक मॉलिक्यूल का होता है या एक पूरी जो एयर भरी हुई है उसका एवरेज टेम्परेचर, एवरेज प्रेशर होता है, एवरेज प्रेशर होता है। और एवरेज की बात कहां पे करते हैं हम? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर करते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं। जैसे आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, तो क्या वो आपकी बॉडी के एक मॉलिक्यूल का, एक पार्टिकल का टेम्परेचर बताता है कि बॉडी का एवरेज टेम्परेचर है? बॉडी का एवरेज टेम्परेचर है। अगर आपने टैंक में पानी भरा हुआ है
आपने थर्मोमीटर से उस पानी का टेम्परेचर मेजर किया, तो वो एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बता रहा है आपको या एवरेज टेम्परेचर बता रहा है? एवरेज। तो हम जनरली स्टडी किसकी करते हैं? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की करते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की स्टडी हम बहुत ही रेयरली करते हैं, बहुत ही हायर एल्टीट्यूड पे कर सकते हैं, बहुत ऊंचाई पे कर सकते हैं, जहां पर डेंसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये एकेडीओ में भी आता रहता है क्वेश्चन, और आरजीपीबी में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? कि कोई भी बॉडी है, कोई भी अगर सिस्टम है, वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब वो तीन इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है, कोई भी सिस्टम, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी अ टेम्परेचर डिफरेंस। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस और प्रेशर, कि सिस्टम के अंदर प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अब फोर्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, केमिकल पोटेंशियल जो है वो इक्विलिब्रियम में इक्वल रहना चाहिए। तो अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अब समझाने के लिए इसमें और बहुत कुछ है, लेकिन मैंने जैसे कि पहले बोला आपको, दिस इज द वन शॉट रिवीजन, राइट। तो हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसका पढ़ाने के लिए। थर्मोडायनामिक्स में मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत कुछ मजा आ जाता है देखो पढ़ने में, बट थोड़ा सा अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी? सिस्टम की। सिस्टम की प्रॉपर्टीज को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये भी एग्जाम में आरजीपीबी में भी आता है क्वेश्चन हमेशा, और एकेटीयू में भी आता है। इसलिए मैंने बोला एकेटीयू सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या आरजीपीबी बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर्टीज? तो हमने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। कोई पानी, कोई पर्टिकुलर पानी का कोई आपने सेलेक्ट कर लिया टैंक के अंदर, कहीं भी कुछ भी, XYZ जो कुछ भी आपने कंसिडर किया हुआ है उसी को क्या बोल रहे हो आप? सिस्टम बोल रहे हो। तो हमने एक सिस्टम ले लिया है ना, मान लेते हैं कोई इसके अंदर कोई एयर है ना। तो ये जो एयर है इसका कुछ प्रेशर होगा, यस, टेम्परेचर होगा, यस, इसका वॉल्यूम है, यस, इसका मास है, यस। जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम के अंदर जो एयर भरी हुई है वही हमारा सिस्टम है। तो ऑब्वियसली इस रूम के अंदर जो एयर है, इस रूम का कुछ तो टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, मास होगा, यस। अच्छा, इसकी कुछ स्मेल भी होगी, टेस्ट भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम कैसे डिफाइन करें कि ये प्रॉपर्टीज होती क्या हैं? तो देखो, इसमें से ये जो मैंने कुछ बताए, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्मेल, टेस्ट, कलर। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर्स, ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? नो। इनमें से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी मेजरेबल हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो, यस, आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो। आप टायर में हवा भरवाते हो तो उसका जो प्रेशर गेज से आप प्रेशर को मेजर कर लेते हो। टेम्परेचर को मेजर करते हो, यस, टेम्परेचर थर्मोमीटर की हेल्प से आप मेजर करते हो। वॉल्यूम को, मास को आप मेजर कर सकते हो। क्या आप स्मेल को मेजर कर सकते हो? नो। क्या आप टेस्ट को मेजर करा जा सकता है? नो। कलर को मेजर करा जा सकता है? नो। तो सिस्टम की वो करेक्टरिस्टिक्स, ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इन करेक्टरिस्टिक्स में से, इन पैरामीटर्स में से जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं और उनकी हेल्प से हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स को हम प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। अब आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। देखो लिखा हुआ है कि ऑल मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन डिस्क्राइब और स्पेसिफाई थर्मोडायनामिक सिस्टम आर नोन एज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। इन सभी करेक्टरिस्टिक्स में से वो करेक्टरिस्टिक्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं और उनकी हेल्प से हम सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं या सिस्टम को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को हम प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से आप बना करके समझा सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी,
अनदर वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। अब आप कैसे समझोगे कि कौन सी इंटेंसिव है और कौन सी एक्सटेंसिव है? ये जो प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट होती है मास पे, यानी कि जिस सिस्टम का साइज है, सिस्टम का साइज पे या सिस्टम के मास पे अगर वो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रही है तो उसको हम बोलते हैं डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे याद रख सकते हैं, कल के दिन को आप भूल जाओगे यार इंटेंसिव कौन सी थी, एक्सटेंसिव कौन सी थी। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने लिखा हुआ हाईलाइट कर दिया है, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट। यहां पर क्या आ रहा है, इन आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है आपका, इन आ रहा है। तो इंटेंसिव बोले तो इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। याद रहेगा। और जो प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड करेंगी, सिस्टम के साइज पर डिपेंड करेंगी, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। बोलो यस और नो। एग्जांपल के साथ लेकर के आइएगा, जैसे टेम्परेचर है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर है, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रूम है हमारा, है ना, एक रूम है हमारा कि जिसका, यही रूम ले लो आप इसको, कि इसका प्रेशर कितना है, ये हमारा एक रूम है इसका प्रेशर P है, इसका टेम्परेचर T है। बोलो यस और नो। इसका कुछ मास होगा M और इसका कुछ इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी रो इसकी डेंसिटी मान लेते हैं। अच्छा, इसका जो आपने क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, इसके दो इक्वल पार्ट कर दीजिए, इस रूम में पार्टीशन कर दीजिए, इस रूम का क्या कर दीजिए, पार्टीशन कर दीजिए। जब आप पार्टीशन करेंगे, अभी इसका प्रेशर P है, इसका टेम्परेचर T है, इसका मास M है, इसका वॉल्यूम V है। जब आपने इसका पार्टीशन किया तो क्या इसका प्रेशर चेंज होगा? नो। इसका प्रेशर भी, जो इसका प्रेशर है वही इसका प्रेशर रहेगा। तो प्रेशर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बोलो यस और नो। क्योंकि इसका मास तो आधा आधा हो गया होगा ना। इसका मास अगर M था तो इसका मास हो गया M/2, इसका मास भी कितना हो जाएगा बेटा, M/2। तो मास तो चेंज हो गया लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हुआ। भाई इस रूम का मास था M, आपने पार्टीशन कर दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका मास हाफ हो गया M/2, इसका M/2, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका प्रेशर चेंज नहीं हुआ, यानी कि मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। इसका वॉल्यूम कितना था पहले, V था। इसका वॉल्यूम कितना था पहले, V था। तो अब आप यहां पर देखो, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द साइज और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम के साइज पे, सिस्टम के मास पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं, उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, एक्सटेंसिव। जैसे वॉल्यूम है, मास है, इंटरनल एनर्जी है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर सिस्टम का मास चेंज होगा, सिस्टम छोटा होगा या सिस्टम बड़ा होगा, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करेंगी, यानी कि चेंज हो जाएंगी। जैसे वॉल्यूम को मैंने क्या बोला, वॉल्यूम क्या है आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे इसका पहले वॉल्यूम कितना था, V था, इसको हमने डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मास हो गया M/2। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V/2। इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, V/2। इसका वॉल्यूम भी तो हाफ हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्योंकि चेंज हो गया है, इसका मतलब वॉल्यूम मास पर डिपेंड करता है, इसलिए क्या है, ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी होता क्या है वैसे, रो इज इक्वल टू M/V। यूनिट नंबर 3 में आपको बताया हुआ है व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका डेंसिटी पहले कितनी थी, रो थी, इसकी डेंसिटी भी रो रहेगी, इसकी डेंसिटी भी रो रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी देखो कितनी है आपकी, M/V है। इसकी डेंसिटी कितनी आएगी, रो होता है आपका M/V, तो इसका M कितना है, आधा हो गया, M/2। इसका वॉल्यूम कितना है, V/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, फिर से कितना आ जाएगा, M/V। इसका भी कितना आ जाएगा, M/V। तो इसकी डेंसिटी रो थी, इसकी भी डेंसिटी रो रहेगी, इसकी डेंसिटी भी रो रहेगी, इसलिए जो डेंसिटी है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कई बच्चे क्या लगता है, कई बच्चों को कि यार ये जो डेंसिटी है M/V यानी मास पे डिपेंड करेगी, इसलिए एक्सटेंसिव होनी चाहिए। नो, इट इज इंटेंसिव। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पे या सिस्टम के साइज पर डिपेंड करती हैं। सिस्टम छोटा हो गया या सिस्टम बड़ा हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। या ऐसे कह लीजिए, जिन प्रॉपर्टीज को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। और जब मास चेंज होने से, सिस्टम के बढ़ने से, सिस्टम के घटने से
अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको हम जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे डेंसिटी का एग्जांपल हमने लिया, डेंसिटी का एग्जांपल हमने लिया, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब 1 लीटर वाटर आपके पास है तो उसकी डेंसिटी भी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अगर आपके पास 100 लीटर वाटर है, 100 किलोग्राम पानी है आपके पास, तब भी उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर रहेगी। इसको ऐड थोड़ी ना कर सकते हो कि भाई जो वाटर है बढ़ गया है तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 100 गुना थोड़ी ना हो जाएगी, 1000 गुना थोड़ी ना हो जाएगी। तो डेंसिटी को आप जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मास अगर बढ़ा, अभी अभी आपके पास मास कितना है 1 kg, मास हो जाएगा 5 kg तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो क्योंकि वॉल्यूम को आप ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी ये रूम है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मास है इसका, कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। अगर इस रूम का साइज बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, मास बढ़ जाएगा, सिस्टम बड़ा हो जाएगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, मास पर डिपेंड करेगी, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो मास इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास पर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी? दैट इज m इंटू जी इंटू एच। एम इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, मास कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, मास पर डिपेंड करती है, इसलिए ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन एग्जाम में इतना अगर आपको याद हो गया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ आपके सिलेबस में यह भी लिखा हुआ है कि स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस पाथ क्या होता है। देखो सबसे पहले स्टेट के बारे में क्या लिख सकते हो? इट इज द कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज स्टेट। बहुत ही सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। सिस्टम की जो कंडीशन होती है, सिस्टम की कोई भी कंडीशन है, इसका मतलब वो सिस्टम की स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है, मैंने बोला कि यहाँ पे इसकी एक स्टेट है, स्टेट 1 हम कह सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए जैसे जैसे ये रूम है, जैसे ये एक रूम है और इस रूम का अभी टेम्परेचर कितना है, मान लो T1 है। इस रूम का टेम्परेचर कितना है अभी? T1 है ना। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर अभी कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये इस सिस्टम की क्या हो जाएगी? कंडीशन। मैं आपको बोलूं क्या कंडीशन है इसकी, तो आपने बोला 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो वो इस सिस्टम की कंडीशन है। हमने क्या करा, यहाँ पे इस, या मान लो अभी सर्दियों के दिन है, उसके हिसाब से अगर हम देखें, मान लो 15 डिग्री सेल्सियस है, एक कंडीशन है सिस्टम की। आपने क्या करा, हीटर ऑन किया, और हीटर को जब ऑन करा तो एक यहाँ पर क्या धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। 15 के बाद कितना हुआ? 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री, ये 25 डिग्री आ गया इसका। फाइनल जो स्टेट है इसकी 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक सिस्टम की कंडीशन थी, ये सिस्टम की दूसरी कंडीशन है, ये सिस्टम की दूसरी कंडीशन है। जैसे अब इसका कुछ प्रेशर भी हो सकता है, इसका कुछ वॉल्यूम भी हो सकता है। तो यहां पर पीवी डायग्राम है, तो यहां पर स्टेट 1 है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेट का मतलब है कि यहां पर प्रेशर इसका P1 है, यहां पर इसका वॉल्यूम V1 है। तो हमने बोल दिया कि सिस्टम की ये एक कंडीशन है, ये सिस्टम की एक स्टेट है। तो जो सिस्टम की कंडीशन होती है वो उसकी स्टेट होती है। कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज स्टेट। अब क्या हुआ, जैसे आपने हीटर ऑन किया, टेम्परेचर बढ़ा 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 25 हो गया, तो ये जो 15 डिग्री से 25 डिग्री तक जो चेंजेस हुए, मतलब क्या हुई? स्टेट चेंज हुई। अभी स्टेट कितनी है? 15 डिग्री, फिर 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री, इस तरह से चल रहा है। तो वो जो स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि जो प्रेशर चेंज हो रहा है, यानी कि जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये जो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, मतलब सिस्टम की कंडीशन चेंज हो रही है। और वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसी को हम प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेस। तो चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। यानी कि यहां पे स्टेट 1 थी, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट कैसी है? 2 है। तो यहां भी स्टेट कुछ रही होंगी, ये ऐसे ऐसे करके, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है। तो ये जो स्टेट चेंज हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? एक प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एक प्रोसेस हो रहा है। बात समझ में आ रही? प्रोसेस इज व्हाट? चेंज ऑफ स्टेट्स, स्टेट का चेंज होना। प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो अब ये कंडीशन कहां से पता लगेगी आपको? कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज से हमको कंडीशन पता लगती है सिस्टम की, और उस सिस्टम की कंडीशन को आप बोलते हो स्टेट। नाउ व्हाट इज प्रोसेस पाथ?
देखो ये एक स्टेट थी, ये स्टेट है, ये स्टेट है। अब इन स्टेट को अगर हम मिला देते हैं, इन स्टेट्स को अगर हम मिला दें, तो ये जो पाथ इसने फॉलो किया, ये जो पाथ इसने फॉलो किया, इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस पाथ। तो सीरीज ऑफ स्टेट थ्रू विच अ सिस्टम पासेस फ्रॉम इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट टू फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये जो एक इनिशियल स्टेट थी, स्टेट 1 इनिशियल स्टेट, और ये है आपकी फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस वाली स्टेट से और इस वाली स्टेट से सिस्टम, जिस सिस्टम जो पास हुआ है स्टेट 1 से और स्टेट 2 तक, तो जो उसने पाथ को फॉलो किया है उसी को बोला जाता है प्रोसेस पाथ। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं प्रोसेस पाथ। आई होप कि ये छोटी छोटी चीजें थी, आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट एक टर्म और आती है साइकिल। साइकिल का मतलब होता है कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया और फिर दूसरी स्टेट से फाइनल उसी स्टेट में आ गया, मतलब इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो उसको हम बोलते हैं साइकिल। जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट 1 है और ये दूसरी स्टेट है, तो हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गए और फिर स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आ गए। तो 1 से 2 गए, 2 से 1 आ गए, है ना। तो 1 से चले थे, 1 पे वापस आ गए, तो इसको हम बोलते हैं साइकिल। क्या बोलते हैं? साइकिल। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस पाथ क्या होता है, और साइकिल क्या होती है। साइकिल का मतलब है कि जिस स्टेट से हम चले उसी स्टेट पे वापस आ गए। इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो उसको हम साइकिल बोलते हैं। तो ये एक साइकिल है, 1 से 2 गए, 2 से 1 आए, ओके, लाइक दिस। तो ये एक साइकिल बन गई। ऐसे भी बन सकती है, देखो यहां से हम 1 से 2 गए, ऐसे 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ, 2 से 3 एक प्रोसेस हुआ, और 3 से 4 एक प्रोसेस हुआ, सॉरी 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। तो 1 से चले थे, 1 पे वापस आ गए, तो ये क्या है? आपकी एक साइकिल है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये भी कई बार पूछ लेता है। मतलब ये हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस, यहां पर हमने दिखाया हुआ है 1 से 2 अगर हम गए, और जब हमने देखो अगर कोई प्रोसेस हुआ 1 से 2, एक प्रोसेस हुआ 1 से लेकर के 2 तक, और जब हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करी, अभी डायरेक्शन क्या थी 1 से 2, और जब हमने डायरेक्शन को रिवर्स किया, डायरेक्शन को जैसे ही हमने रिवर्स किया तो प्रोसेस हुआ 2 से 1। अगर वो जिस पाथ को पहले उसने फॉलो किया था, और जब 1 से 2 जिस पाथ को फॉलो किया, रिवर्स डायरेक्शन में वापस आते समय भी अगर उसने सेम पाथ को फॉलो किया, इसका मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन अगर मान लो वो गया तो इस पाथ से है ना, डायरेक्ट 1 से 2 ये पाथ फॉलो किया, और 2 से 1 जैसे हमने डायरेक्शन को रिवर्स किया, उसने इस पाथ को फॉलो नहीं किया, उसने डिफरेंट पाथ को फॉलो किया, वो अलग रास्ते से वापस आ रहा है, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो वही चीज हमने यहां पर लिखी हुई है, एक बार इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका जो आपका लिखा हुआ था जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो जीरोथ लॉ का क्या स्टेटमेंट होगा? इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था हमको? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमको मिलेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, और एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट हमको मिलेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। बहुत ही एसएससी जेई और ईएससी मतलब जो एग्जाम्स होते हैं, गेट का जो एग्जाम्स होता है, इस तरह के एग्जाम्स में इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं। आपसे पूछ लेगा कि जीरोथ लॉ लीड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, ऑप्शन ए टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। तो आंसर क्या होगा आपका? टेम्परेचर। याद रखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया था। क्या स्टेटमेंट है कि एक सिस्टम ए है, या इसको आप बॉडी ए कह सकते हैं, एक बॉडी बी है और एक बॉडी सी है, यानी कि यहां पर 3 बॉडी हैं, या कह सकते हैं कि 3 सिस्टम हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी। हमने बोला कि सिस्टम ए, ऐसे यहां पर लिख देता हूं कि मान लो एक सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, यानी कि ए का और बी का टेम्परेचर बराबर है, तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने बताया था अभी आपको, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। तो ए और बी किसमें? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब बॉडी बी जो है बॉडी सी के साथ किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसका टेम्परेचर बराबर है, इसका टेम्परेचर सेपरेटली बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी का टेम्परेचर भी क्या होगा? बराबर होगा। ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो यही इसका स्टेटमेंट है। इफ बॉडी ए
is in thermal equilibrium with body B and body B is in thermal equilibrium with body C, then body A and body C will also be in thermal equilibrium. वही चीज यहां पर लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, बहुत सिंपल सा है। चलिए आगे चलते हैं, आइसोकोरिक और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अच्छा, यहां पर मैंने केवल एक स्लाइड डाल रखी है आपकी, AKTU बीटेक सेकेंड ईयर में हमने पूरा डिटेल में समझाया डायग्राम क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है RGPB का उसमें लिखा हुआ है केवल आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो आप देखो यहां पर पीवी डायग्राम बना हुआ है, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। आइसोकोरिक का मतलब है, आइसोकोरिक का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम V मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट, और V कांस्टेंट रहेगा तो लाइन कैसे आएगी, वर्टिकल। अरे जैसे मान लो अगर ये X होता और ये Y होता तो यहाँ Y की जगह P है और X की जगह कितना है, V है। तो हमें अगर आपको बोलूं कि X कांस्टेंट रखना है तो या तो ये प्रोसेस ऐसे होगा 1 to 2, या प्रोसेस ऐसे हो सकता है A to B। यही तो कांस्टेंट क्या है, X कांस्टेंट है, तो यहाँ पर X की जगह V कांस्टेंट है, तो लाइन कैसी होगी, वर्टिकल लाइन होगी। तो जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होती है, जब भी आप बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो लाइन कैसी होगी, पीवी डायग्राम पे वर्टिकल लाइन होगी। और ये फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं क्योंकि अभी आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो अभी मैं इसको नहीं आप डायरेक्ट बता रहा हूं, अदरवाइज ये जो फॉर्मूला है हम ड्राइव करके लाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या है, V कांस्टेंट है, तो जब V कांस्टेंट होगा तो मान लो यहां पर आपने, बिकॉज V क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, PdV, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो जब कोई भी चीज कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो W कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसीलिए हमेशा याद रखना, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है या आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसका जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो वही चीज है, वर्क कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू 0। पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है वो भी हम प्रूफ कर चुके होते हैं पहले, अगर डिटेल में पढ़ाता तो मैं ये प्रूफ करता आपको कि जो पीवी डायग्राम का एरिया होता है, देखो इसका नीचे का एरिया कितना है, एक पॉइंट आ रहा है यानी कि 0, तो एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द लाइन कितना है, 0 है, तो इसका मतलब वर्क 0 है। अगर ये कुछ ऐसे होता लाइक दिस, तो इसके नीचे का एरिया कुछ ना कुछ तो आता, तब वर्क 0 नहीं होता। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन है यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क हमेशा कितना होता है, 0 होता है। एक और है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको हम आइसोबारिक कह सकते हैं या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है, या आइसोपिस्टिक भी कहते हैं, है ना। P क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अगर P कांस्टेंट है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, ये प्रेशर एक्सिस है, तो लाइन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। यानी कि अगर ये प्रोसेस हुआ, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, 1 से 2 अगर एक कोई प्रोसेस हो रहा है तो P1 P2 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, और ये वाला जो एरिया होगा ये वर्क के बराबर होगा। और ये एरिया कितना आएगा, रेक्टेंगल है, तो ये है आपका V1, ये है आपका V2, तो ये एरिया तो आप निकाल ही सकते हो क्योंकि ये प्रेशर कितना है आपका, कांस्टेंट है। तो P है ना, ये किसके बराबर है, मान लो ये P के बराबर है, तो P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अरे W कितना होता है, W इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ P dV, और P अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख सकते हो dV। अब ये हो गया P क्योंकि कांस्टेंट है। अरे जैसे इंटीग्रेशन 5 dx होता है तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसको क्या कर दोगे, x1 से x2 तक लिमिट लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x2 माइनस x1। बोलो यस और नो। इसी तरह से यहाँ पर V1 से V2 तक हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा V1 से V2 तक लिमिट आ जाएगी इसकी, तो कितना हो जाएगा, P V2 माइनस V1। तो एरिया कितना आ जाएगा, P V2 माइनस, इसका एरिया निकाल लो आप भाई, ये कितना है आपका, दिस इज योर V2 माइनस V1 एंड दिस इज योर P। तो ये होता है आपका P के बराबर हाइट है, P कितनी है, हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, हाइट इंटू बेस यानी कि P इंटू दिस इज V2 माइनस V1। आप फॉर्मूले से अगर देखोगे तब भी कितना आएगा, यहां पर देख सकते हो P इंटू dV, P को बाहर लिखो, इंटू dV, तो P V लिमिट V1 से V2 तक, तो P V2 माइनस V1। तो यही किसके बराबर आता है, आपका एरिया के बराबर आता है। किसका एरिया, पीवी डायग्राम का एरिया। यहां से आपको एक बात समझ आ गई होगी कि एरिया अगर चेंज होगा तो वर्क भी चेंज होगा। इसलिए एक चीज आती है यहां पर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जितना एरिया ज्यादा उतना वर्क ज्यादा। कौन का, किसका एरिया, पीवी डायग्राम का एरिया। अगर एरिया अलग है इसका मतलब वर्क अलग है। मान लो जैसे यहां पर आप देखो कि एक पाथ ये है तो इसका एरिया अलग आएगा, ये वाला एरिया आएगा, बोलो यस और नो।
एक दूसरा प्रोसेस है, एक दूसरा प्रोसेस है, मान लो ये वाला है, इसका एरिया अलग आएगा। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग एरिया आता है, यानी कि पाथ अलग है। ये पाथ अलग है, ये पाथ अलग, ये वाला पाथ अलग है और ये वाला पाथ अलग है। अलग अलग पाथ हैं, अलग अलग एरिया है, तो इसलिए अलग अलग क्या आएगा, वर्क आएगा आपका। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। प्रोसेस कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, अलग अलग पाथ, अलग अलग वर्क, इसीलिए कहते हैं वर्क जो है पाथ फंक्शन है। वर्क इज ए पाथ फंक्शन। चलो, ये आरजीपीबी में और एकेटी में आता है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो वर्क पाथ फंक्शन है, हीट ट्रांसफर क्या है, एक पाथ फंक्शन है। चलो, फिर आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने जरूरत लॉ की बात कर ली। नाउ व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए भी होता है और साइकिल के लिए भी होता है। प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होती है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये किसके लिए आया था, साइकिल के लिए, नॉट फॉर ए प्रोसेस। बाद में प्रोसेस के लिए आया था, पहले साइकिल के लिए। अच्छा, ये किस पर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ना तो इसको क्रिएट कर सकते ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। उस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। अगर किसी साइकिल में कोई वर्क हुआ है तो वर्क किसके बराबर होगा, वो हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। तो इसलिए लिखा है यहां पे एल्जेब्रिक सम ऑफ क्यू, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट। बोलो यस और नो। क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल, नेट हीट ट्रांसफर, है ना, लिखा हुआ है नेट हीट ट्रांसफर। नेट हीट ट्रांसफर मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ क्यू। जितने भी प्रोसेस हुए होंगे, साइकिल बात हो रही है साइकिल की, और साइकिल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, सीरीज ऑफ प्रोसेस। अब मान लो 3 या 4 प्रोसेस हैं। अब हो सकता है कि नहीं दो प्रोसेस में, एक प्रोसेस में हीट ऐड हुई होगी और एक प्रोसेस से हीट बाहर निकली होगी, हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन। तो उनका जो एल्जेब्रिक सम है, मान लो 20 किलो जूल हीट बाहर गई, 10 किलो जूल हीट अंदर आई, तो नेट कितनी हुई 10। तो प्लस माइनस करके मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क। एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क, जितने भी प्रोसेस हुए हैं उन प्रोसेसेस में जहां जहां हीट ऐड हुई या सब्ट्रैक्ट हुई उनका सम कर लो। जहां जहां किसी प्रोसेस में वर्क मिला होगा, किसी प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, कहीं नेगेटिव वर्क होगा तो कहीं पॉजिटिव वर्क होगा, उन सबको ऐड कर लो, जो भी आएगा उसका एल्जेब्रिक सम वो इतना है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क। इंटीग्रल का मतलब ही क्या होता है, ये सर्कल जो बना होता है यहाँ पे, इसका मतलब है सर्कल, मतलब साइकिल के लिए है। और ये जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सम, है ना। एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क ट्रांसफर। टोटल हीट ट्रांसफर टोटल वर्क ट्रांसफर के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ, अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, इसलिए हमको जरूरत पड़ी किसकी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो अच्छा, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अभी इसकी लिमिटेशन इसके बाद में आएंगी। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि भाई जब हमने फर्स्ट लॉ साइकिल के लिए अप्लाई किया तो हमको मिला कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन होता है। ये आरजीपीबी एग्जाम में पूछा गया है, बता देंगे अभी आपको शॉर्ट में। एनर्जी एक प्रॉपर्टी होती है, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये एकेटीयू बीटेक सेकंड ईयर में पूछी जाती है। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपके काम की चीजें जो आरजीपी में आती है, और पीएमएम1 को हम एक्सप्लेन अभी करेंगे, ठीक है। पीएमएम1 शायद पीछे रह गया क्या, आगे आएगा अभी। चलो, तो यहां पर हम प्रूफ करने का प्रयास करेंगे कि जो हीट ट्रांसफर है, जो मैंने बोला आपको आरजीपीबी में आया हुआ है कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन होता है। ध्यान से समझना यहां पे, है ना। देखो, हमने क्या करा, एक साइकिल कंसिडर करी, क्योंकि हमारे पास अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का साइकिल के लिए। तो साइकिल के लिए तो हमारे पास है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो, तो हमने साइकिल कंसिडर कर लेते हैं 1A2B1। ये देख रहे हो आप, जो व्हाइट कलर से यहां पे बना हुआ था ऑलरेडी, ये एक साइकिल है 1 से 2, 2 से 1। जब हम 1 से 2 गए तो इसने पाथ ए को फॉलो किया, 2 से वापस आ गए 1 पे तो इसने बी पाथ को फॉलो किया। तो एक साइकिल बन गई, क्योंकि जहां से चले वहीं से आ गए। तो 1A2B1 ये एक साइकिल है। एक और हम साइकिल कंसिडर कर लेते हैं
कि भाई 1 से 2 गए, अब 2 से हम फिर 1 पे आ गए, लेकिन पाथ हमने चेंज कर दिया। पहले बी से वापस आए थे, इस बार हम सी से वापस आए। तो एक और साइकिल है यहाँ पे येलो कलर से जो आप देख रहे हैं, 1 1 A 2 C 1 लिखा हुआ है, 1 A 2 C 1, ये दो साइकिल हो गई। अब हमारे पास ये तो है ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क, ये तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम समझ चुके हैं यहां पे, दिस वन। तो ये इक्वेशन वहां पर अप्लाई करेंगे। तो हमने देखा कि जब हम 1 से 2 गए, एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट यानी कि Q मतलब हीट, 1A2 1A2, यहां तक कितने हीट है, Q1A2। फिर हम वापस आ गए, हम ही साइकिल बात कर रहे हैं, पहले ये वाली साइकिल, साइकिल 1A2B1 व्हाइट कलर की साइकिल। तो जब वापस आए तो हीट कितना हुआ, 2B1, है ना, 2B1, ये हो गया हीट ट्रांसफर। एल्जेब्रिक सम हमने कर लिया, दो प्रोसेस हैं। तो पहले प्रोसेस में ये हुआ, ए पाथ को इसने फॉलो जब किया, बी को जब फॉलो किया इसने, तो ये हुआ। एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क, तो 1 से 2 जो हम गए तो कितना वर्क हुआ, इधर तो हमने लिखा हीट ट्रांसफर, इधर हम लिख रहे हैं वर्क ट्रांसफर को। तो W1A2 W1A2 बोलो यस और नो, प्लस W2B1 W2B1। इसी तरह से आपने इस साइकिल का यूज करेंगे, साइकिल 1A2C1 यानी कि 1A2C1 इस वाले के लिए। तो कितना हो जाएगा, Q1A2, उतना ही वो रहेगा सेम। जब हम वापस आएंगे तो क्या लिखेंगे, Q2C1 Q2C1। इसी तरह से वर्क ट्रांसफर W1A2 और फिर W2C1। अब एक काम करो, ये तो हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करो, तो देखो Q1A2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, WA2 WA2 W1A2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, Q2B1 माइनस Q2C1 इक्वल टू W2B1 माइनस W2C1। अब एक बात मुझे बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग वर्क होता है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ये वाला। तो देखो जब हम 2 से 1 आ रहे हैं, है ना, देखो 2 से 1 आए, 2 से 1 आए, 2 से 1, 2 से 1, ये हीट ट्रांसफर है 2 से 1। जब हम पाथ बी को फॉलो कर रहा है, जब पाथ सी को फॉलो कर रहा है तो 2 से 1। यहां पे वर्क बी के लिए 2 से 1, सी के लिए 2 से 1, यानी कि पाथ अलग अलग हैं, इनिशियल पॉइंट तो सेम ही है ना। अभी तो हम 2 से, यहां पे देखो 2 से 1 जा रहे हैं दोनों ही केसेस में, बी के लिए भी और सी के लिए भी। अब जब हम 2 से 1 गए तो ये वाला एरिया देखो, दिस वन, ये वाला एरिया, और जब हम सी के माध्यम से वापस जा रहे हैं तो एरिया ज्यादा है, बोलो यस और नो। मतलब कुछ ऐसे था ना, मैंने आपको बोला था कि अगर पीबी डायग्राम है, एक तरीका तो ये है, हम 2 से 1 आ गए, जब हमने बी पाथ को फॉलो किया तो ये वाला एरिया आया, येलो कलर से दिखाया मैंने। और इसको अगर मैं बोलूं कि 2 से 1 तो हम अभी भी गए, पहले भी गए थे, अब भी गए, लेकिन ये पाथ सी है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया ज्यादा है, बोलो यस और नो। एरिया अगर ज्यादा है तो वर्क भी ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले वाला एरिया कम था, बाद वाला एरिया अगर ज्यादा है, इसका मतलब दोनों के लिए वर्क अलग अलग है, क्योंकि वर्क एक पाथ फंक्शन होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, बोले यस और नो। इसका मतलब ये हुआ कि W2B1 W2C1 बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का एरिया अलग अलग है। एरिया अलग है तो भाई वर्क भी ज्यादा हो, जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क ज्यादा। इसका मतलब ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। 2 1 इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है, लेकिन पाथ अलग अलग हैं। पाथ अलग अलग होने की वजह से, क्योंकि बी और सी दोनों अलग पाथ हैं, इसलिए ये इनका जो ये अलग होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये 0 के बराबर हो ही नहीं सकते, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी कम है, तो इनका डिफरेंस कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जब राइट हैंड साइड 0 के बराबर नहीं होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब Q2B1 माइनस Q2C1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते। राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा Q2B1 माइनस Q2C1 इज नॉट इक्वल टू 0। जब आप इसको इधर लाओगे तो क्या मिलेगा आपको, Q2B1 नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि Q2B1 is not equal to 0, सॉरी नॉट इक्वल टू Q2C1। मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है 2, फाइनल पॉइंट है 1, इनिशियल पॉइंट 2, मतलब इनिशियल पॉइंट 1 और 2 तो सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट 1 और 2 तो सेम है, लेकिन पाथ दोनों अलग अलग हैं।
अगर अलग अलग पाथ हैं, सी ये इसका पाथ सी है, इसका पाथ बी है, इसका मतलब ये जो हीट, क्यू का मतलब होता है हीट से, क्यू का मतलब होता है हीट से, क्योंकि हीट ट्रांसफर अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर पाथ पे डिपेंड करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है। तो ये इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। हालांकि अगर मेरे पास समय होता, मतलब मेरे पास तो टाइम है, आप लोगों का एग्जाम का टाइम है, नहीं तो मैं बहुत ही डिटेल में इसको समझाने का प्रयास करता। हालांकि मैंने सारी चीजें तो एक्सप्लेन कर दी हैं, समझ आपको आ गया होगा। ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार समझने का प्रयास करें। पॉइंट 1 एंड 2 जो हैं वो एंड पॉइंट्स जो हैं, एंड पॉइंट्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट 1 और 2 सेम है, सेम है, लिखा हुआ है फॉर पाथ बी और सी, बी और सी पाथ के लिए सेम है। हीट ट्रांसफर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ, लेकिन हीट ट्रांसफर बी और सी के लिए अलग अलग है। एंड हेंस, क्यों अलग है? हीट ट्रांसफर तो अलग अलग है ना, क्योंकि वर्क ट्रांसफर अलग अलग थे, इसलिए राइट हैंड साइड जीरो के बराबर नहीं थी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो के बराबर नहीं होगी। यानी बी और सी के लिए, दोनों पाथ के लिए हीट ट्रांसफर अलग अलग है। अलग अलग हीट ट्रांसफर होगा तो यानी कि पाथ पर डिपेंड करेगा, और हीट ट्रांसफर क्या कहलाएगी? पाथ फंक्शन कहलाएगी। इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी इनिशियल और फाइनल एंड पॉइंट पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, जबकि जो पाथ फंक्शन होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, इसको हम डेल क्यू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं डेल क्यू से, या फिर कटा हुआ डी से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने बुक में देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका PMM1 इज इम्पॉसिबल। PMM मतलब परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये फर्स्ट लॉ जब हम पढ़ते हैं तो PMM1 की बात करते हैं, जब हम सेकंड लॉ पढ़ते हैं तो PMM2 की बात करते हैं, और जब हम थर्ड लॉ पढ़ते हैं तो PMM3 की बात करते हैं। तो क्या कहा इन्होंने? देयर कैन बी नो मशीन, ऐसी कोई भी मशीन बनाना संभव नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल, देर इज नो मशीन, देर कैन बी नो मशीन विच प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करे साइकिल में, विदाउट एब्जॉर्बिंग सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि भाई ऐसी कोई भी मशीन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो क्या करे, किसी एनर्जी को प्रोड्यूस करे विदाउट कंज्यूमिंग अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी मैंने क्या बोला? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को वर्क में, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हीट को प्रोड्यूस करो बिना वर्क के, या बिना वर्क के आप हीट को प्रोड्यूस करो, या फिर वर्क को प्रोड्यूस करो बिना हीट के, संभव नहीं है। तो भाई यही तो था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W। अगर Q नहीं होगा तो W कहां से आएगा, या W नहीं होगा तो Q कहां से आएगा? अगर PMM1 पॉसिबल हुआ, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, अगर ये पॉसिबल हुआ तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वायलेशन होगा, और आप किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं कर सकते, नहीं तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, अभी तक तो संभव नहीं है। इफ PMM1 इज डेवलप, अगर ये PMM डेवलप हुआ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। इफ PMM1 इज डेवलप्ड देन इट वुड वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल। अब ऐसा नहीं ना, इधर से आप आलू डालोगे उधर से सोना निकल जाएगा, वो वाली कहानी नहीं है। एनर्जी अगर कोई, देखो यहाँ PM1 लिखा, हमने क्या करा, यहाँ पर वर्क प्रोड्यूस कर दिया साइकिल के अंदर, और हीट इसको दी नहीं, तो ये इम्पॉसिबल है। इसका उल्टा कर दो, इसको आप, यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है, वर्क इसको दिया नहीं, वर्क जीरो है, नॉट पॉसिबल। जैसे आपके घर में एक एयर कंडीशनर लगा है, तो एयर कंडीशनर क्या करता है? हीट को ट्रांसफर करता है। क्या वो हीट को ट्रांसफर करेगा? भाई अंदर का टेम्परेचर कम करना है गर्मियों में, अंदर से बाहर हीट निकालनी पड़ेगी, हीट का ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हीट का ट्रांसफर बिना वर्क के नहीं होगा, उसको इलेक्ट्रिक वर्क चाहिए। आप उसको वर्क दोगे, बिजली दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, इलेक्ट्रिक वर्क दोगे, तब ये संभव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा ना। आप कैसे थोड़ी ना, एसी लगा दिया आपने, एयर कंडीशनर चल रहा है, आपका जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें हीट का ट्रांसफर होता है, अंदर का टेम्परेचर कम करना है, तो हीट को अंदर से बाहर ट्रांसफर करना है। हीट को ट्रांसफर करना होगा तो वर्क देना होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी वर्क देते हो ना, उसको बिजली का बिल आता है, यस और नो? चलो नेक्स्ट आता है आपका थर्मल एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ये भी आपसे RGPB में पूछ लेता है, AKT में भी पूछ रखा है पहले। तो इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब होता है? द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स की वजह से एनर्जी होती है, मॉलिक्यूलर मतलब
माइक्रोस्कोपिक। मैंने बोला था जो माइक्रो लेवल की बात, हम जब मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक की बात होती है। तो इट इज द सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, शायद लिखा भी होगा, इट इज सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट कर रहे होंगे, आपस में ऐसे टकरा रहे होंगे, तो वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, यस और नो। तो वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे हो जाएगी, इसकी एक इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। अब ये जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या कर रहे होंगे, मोशन में भी होंगे, तो उस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वजह से क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और उन काइनेटिक एनर्जी का अगर सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटरनल एनर्जी। बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एनर्जी है वो आपकी इंटरनल एनर्जी है, जिसको हम कैपिटल यू से लिखते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी, लेकिन एक होता है आपका स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को यू से लिखते हैं, स्मॉल यू से, कैपिटल यू इंटरनल, टोटल इंटरनल एनर्जी। अगर इसको हम पर यूनिट मास लिखें तो ये तो है आपका किलोजूल और ये है आपका केजी। तो किलोजूल पर केजी क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप पर यूनिट मास लिखते हो ना, पर यूनिट मास, तो वो आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है और वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। इसी तरह से आप यहां देख सकते हैं एंथैल्पी, ये भी आरजीपीबी के सिलेबस में है, आरजीपीबी एकेटीयू सब में आता है। तो इन थर्मोडायनामिक्स एक टर्म होती है यू प्लस पीवी, यू बोले तो इंटरनल एनर्जी, पी बोले तो प्रेशर, वी बोले तो वॉल्यूम। तो ये जो टर्म होती है यू प्लस पीवी, ये फ्रिक्वेंटली यूज होती है इन थर्मोडायनामिक्स और इस टर्म का नाम है एंथैल्पी। तो इन थर्मोडायनामिक्स द टर्म यू प्लस पीवी appears frequently and for the convenience this term is taken as enthalpy। अब ये जो एंथैल्पी होती है ना, वैलिड फॉर एनी प्रोसेस, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, फॉर एनी सब्सटेंस, इस सब के लिए इक्वेशन वैलिड होती है। तो ये पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन अगर करूंगा तो समय लगेगा, है ना, आप इसको याद करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, किलोजूल में इसको लिखते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया था स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो कैपिटल एच जो है वो एंथैल्पी है, टोटल एंथैल्पी। अगर इसको हम पर यूनिट मास से लिखें, पर यूनिट मास से लिखें, पर यूनिट मास लिखें तो बन जाएगी ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्मॉल एच। ये होता है आपका किलोजूल और ये होता है आपका केजी। तो ये है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है किलोजूल पर केजी, ये क्या बन जाएगा आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी किलोजूल पर केजी, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। जबकि एंथैल्पी क्या था आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। नाउ लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, अभी तक हमने जीरोथ लॉ पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया। अब व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ की क्या लिमिटेशंस हो सकती है। तो एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया था। इट डज नॉट प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस, प्रोसेस की डायरेक्शन इसने नहीं बताई थी। कोई भी सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में तो गया, है ना, मतलब प्रोसेस तो हुआ, प्रोसेस इज अकरिंग, बट the direction is not given by the first law of thermodynamics। this is the major drawback of first law of thermodynamics, है ना। conversion of heat and work are equivalent, इन्होंने बोला था कि जो हीट और वर्क है वो ये इक्विवेलेंट है, मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट 100% ट्रू। मतलब ये हुआ कि हीट को आप वर्क में मान लो 100 किलोजूल हीट है, उसको 100 किलोजूल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास 100 किलोजूल वर्क है तो उसको आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि वर्क को, मतलब कहने का ये है कि वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो 100%, लेकिन हीट को आप वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसा इन्होंने नहीं बताया था, ये सेकंड लॉ में पता लगा हमको। इसने नेसेसरी कंडीशन बताई थी, लेकिन मतलब नेसेसरी, इट प्रोवाइड्स नेसेसरी कंडीशंस बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस। कोई प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन उसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है वो इन्होंने नहीं बताई थी। तो फिर क्या हुआ, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया, जिसने हमको डायरेक्शन बताई। तो इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट गिव्स द डायरेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने प्रोसेस की डायरेक्शन बताई थी, इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं। देयरफॉर द सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज डायरेक्शनल लॉ। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन।
क्वालिटी की बात करी थी इन्होंने, इसलिए क्वालिटेटिव लॉ भी इसको बोलते हैं हम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जबकि फर्स्ट लॉ को हम क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं। मतलब वो क्वांटिटी की बात करता है, नॉट फॉर द क्वालिटी। मतलब ये समझो कि एक लीटर पानी है आपके पास बिसलरी और 1 लीटर समुद्र का पानी है, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से दोनों पानी बराबर हैं। 1 लीटर है, वो 1 लीटर है, उसके हिसाब से दोनों बराबर हैं। लेकिन जबकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो उसने क्वालिटी की बात करी थी, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो बिसलरी वाला पानी है, जो कि समुद्र का पानी है, उसकी क्वालिटी मतलब उस लायक नहीं है। मतलब उसके हिसाब से दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए नोट करके आप एक पॉइंट रखिएगा, आगे समझ में तभी आएगा कि हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। मैंने आपको बोला था जो हीट होती है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है, एंड वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी होती है। वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी, राइट। एंड इट इज फाउंड दैट, जब भी लिखा हो इट इज फाउंड दैट, मतलब वो एक्सपेरिमेंट से पता लगा है। इट इज फाउंड दैट, यह पाया गया कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, यानी कि हीट को हमने कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हाई ग्रेड एनर्जी में, इम्पॉसिबल है। मतलब ये हुआ कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क साइकिल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इट इज फाउंड दैट द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन अ साइकिल इज इम्पॉसिबल। 100 किलो जूल हीट अगर आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको 100 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर दोगे। ऐसा होगा कि 100 में से आपने 50 किलो जूल तो वर्क में कन्वर्ट कर दिया, 50 किलो जूल रिजेक्ट हो जाएगा। 60 किलो जूल कन्वर्ट कर दिया, 40 किलो जूल रिजेक्ट हो जाएगा। 30 किलो जूल कन्वर्ट कर दिया, 70 किलो जूल रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो पॉसिबल है, 100% नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए ये समझना चाहिए आपको, दो तरह के थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होते हैं, एक होता है सोर्स और दूसरा होता है सिंक। सोर्स का क्या मतलब है कि सोर्स एक ऐसा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जहां से हम हीट को ले सकते हैं और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सूरज है, सूरज से आप कितनी भी थर्मल एनर्जी ले लीजिए, उसका टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इट इज अ रिजर्वायर विच सप्लाई थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। ये एनर्जी को सप्लाई करता है, थर्मल एनर्जी को, हीट को सप्लाई करता है, लेकिन इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ये सोर्स है, तो सोर्स से हीट मिल रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। सिंक का मतलब है कि आप इसको कितना भी हीट सप्लाई इसको दे सकते हो। देखो ये हीट इसके अंदर जा रही है, हीट यहां से सोर्स से बाहर निकल रही है, सिंक में हीट जा रही है। तो इट इज अ रिजर्वायर विच एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो याद रखेंगे सोर्स और सिंक का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे सूरज से आप क्या ले रहे हो, सूरज से आप एनर्जी ले रहे हो, तो एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जिसको हम सोर्स कह सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा, जैसे एक आपकी बाइक है या आपकी स्कूटी है, वहां से थर्मल एनर्जी जो है निकल रही है, हीट निकल रही है, और वो कहां जा रही है, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग के अंदर हीट जा रही है ना, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। ये जो सराउंडिंग है ये क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है आपकी बाइक की वजह से, वो नेग्लेजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर से, इस डिजिटल बोर्ड से क्या हो रहा होगा, हीट निकल रही होगी, लेकिन इस रूम के टेम्परेचर पे क्या इसका फर्क पड़ेगा। ये हीट कहां जा रही है, इस रूम में जा रही है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला ना के बराबर। जैसे कि मोबाइल है, एक मोबाइल है, मोबाइल से हीट निकल रही है, वो कहां जा रही है, रूम में, तो रूम के अंदर हीट जा रही है, रूम हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपका जो रूम है वो किसका काम करेगा, वो सिंक का काम करेगा, क्योंकि एक मोबाइल के हीट रिजेक्ट होने से, और वो हीट कहां जा रही है, सिंक में, यानी कि रूम में। तो रूम क्या है, एक आपका सिंक है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर मोबाइल की वजह से चेंज नहीं होगा। चलिए, तो सोर्स और सिंक आपको समझ आ गए होंगे, दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हैं। एक को हमने सोर्स बोला जहां से हीट हमको मिलती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और सिंक को हम हीट सप्लाई करते हैं। जैसे तालाब है, तालाब में हीट मतलब हीट रिजेक्ट होगी, तो आप क्या क्या तालाब के पानी का जो तालाब के अंदर जो पानी है, क्या वो चेंज हो जाएगा, नो। चलो अब बात करेंगे यहां पर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने जीरोथ लॉ पढ़ा, एक ही स्टेटमेंट था। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, एक स्टेटमेंट था। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट हैं। लॉ एक है, स्टेटमेंट दो हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला स्टेटमेंट का नाम है, जो लिखा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैज टू स्टेटमेंट्स। कौन कौन से, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। वन बाय वन करके दोनों को देखते हैं और आज की वीडियो को समाप्त करते हैं।
तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम। पहले क्या कहा इन्होंने ये कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल एंड प्रोड्यूस वर्क बाय एक्सचेंजिंग हीट विद सिंगल रिजर्वायर। सिंगल रिजर्वायर की बात हो रही है। क्या बताया केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने? ये बताया कि दुनिया में ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है, ऐसी डिवाइस आप बना नहीं सकते जो क्या करे, हीट को एक्सचेंज करे विद द हेल्प ऑफ सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। एक ही रिजर्वायर लगा हुआ है। तो यहां पर आप देखो, एक डिवाइस हमने यहां पर लगाई हुई है और एक यहां पर आप देख सकते हैं एक सोर्स है। तो यहां पर एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर तो लगा दिया हमने, जो सोर्स है। इस सोर्स से हमको क्या मिल रही होगी? यहां पर हीट मिलेगी। और यहां पर एक मशीन लगी हुई है, एक मशीन लगी हुई है, एक डिवाइस लगी हुई है, एक डिवाइस यहां पर हमने लगा दी है, एक डिवाइस लगा दी है। ये डिवाइस क्या कर रही है? ये डिवाइस का काम क्या है? यहां पर जो आप देख पा रहे हो, ये डिवाइस का काम है कि ये यहां से हीट को रिसीव कर रही है, सोर्स से हीट को ले रही है और इस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही है, डब्ल्यू में। अब एक बात बताओ, यहां पर दूसरा तो रिजर्वायर है नहीं जिसको हम सिंक बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हीट इसको सोर्स से मिलेगी उसको ये वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। बोलो यस और नो? एक मशीन है, उसको 100 किलो जूल हीट हमने दे दी, इसको हमने क्या करा, 100 किलो जूल हीट मिली और इस हीट को इसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। कितना? 100 किलो जूल। मतलब ये हुआ कि एक सोर्स से इसने हीट लिया 100 किलो जूल, वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 100%। बोलो यस और नो? क्योंकि एफिशिएंसी होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है? यहाँ पे वर्क मिल रहा है। इनपुट क्या है? इसमें हीट दे रहे हैं और आउटपुट कितना मिला? 100। इनपुट कितना दिया था? 100। दैट मीन्स 1। मतलब क्या हुआ? 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती है क्योंकि ये डिवाइस पॉसिबल नहीं है। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट यही तो कह रहा है कि एक ऐसी डिवाइस बनाना संभव नहीं है जो एक रिजर्वायर से हीट को ले और उसको क्या कर दे, पूरा का पूरा 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो यही तो हमने लिखा था यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट करके लिखा था कि आप 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? 100% हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। वही लिखा हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल which produce work by exchanging heat with a single reservoir। एक रिजर्वायर से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 रिजर्वायर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो अगर आप ऐसा कर सकते थे यहां पे कि भाई आपने क्या करा, एक सोर्स तो है, यहां पर एक सिंक और होना चाहिए था, एक सिंक और होना चाहिए था। अगर 100 किलो जूल इसको मिला तो यहां से हीट कुछ रिजेक्ट होती, मान लो ये Q1 था तो ये Q2 कितना हो गया, मान लो 40 किलो जूल। तो अब ये 100 में से 40 तो होगी रिजेक्ट, तो ये कितना मिलेगा? 100 माइनस 40 दैट इज 60 किलो जूल। तो ये ठीक है कि भाई आउटपुट कितना हो गया 60, इनपुट कितना था 100, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 60%। तो ये तो बात समझ में आती है। 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ कि एक ही रिजर्वायर से हीट वो लेगा और वर्क बना देगा, वर्क प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसी डिवाइस को हम बोलेंगे क्या? PMM2। तो इसलिए लिखा हुआ है यहां पर PMM2, ये लिखा हुआ। एक ही रिजर्वायर है, यहां पे देख सकते हो आप। अगर एक रिजर्वायर लगा हुआ है तो ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? PMM2। बोले तो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। लिखा हुआ है इफ सच काइंड ऑफ डिवाइस वुड बी पॉसिबल। अगर ऐसी कोई भी डिवाइस पॉसिबल हुई तो उस डिवाइस को बोला जाएगा PMM2। क्या बोलेंगे? PMM2। एंड PMM2 इज वायलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। PMM2 संभव ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल हुई तो सेकंड ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का वायलेशन होगा, लॉ का वायलेशन कभी नहीं होना चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ PM2 इज 100%। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 100% है। अब क्योंकि PMM2 पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज PMM2 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है, एंड हेंस 100% एफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे एक डिवाइस आ गई। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट ने क्या दिया हमको? एक डिवाइस दी जिसका नाम है हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या है? दो कम से कम रिजर्वायर होंगे। देखो यहां पर आप देख सकते हो, एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, एक सिंक है जिसका टेम्परेचर कितना है? जिसका टेम्परेचर T2 है। तो यहां से हीट इंजन क्या है?
हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सोर्स से हीट को लेगा और उस हीट में से कुछ हीट का पोर्शन वर्क में कन्वर्ट करेगा और बचा हुआ सिंक में रिजेक्ट कर देगा। ये तो संभव है भाई। 100 इसने लिया, 100 में से 55 वर्क बना दिया इसने, 55 यूनिट, और इसने 45 किलो जूल जो है वो सिंक में रिजेक्ट कर दिया। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट्स रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट इनटू सिंक। सिंक में रिजेक्ट कर देगा बचे हुए पार्ट को। मतलब एक सोर्स का होना और एक सिंक का होना जरूरी है। कम से कम 2 रिजर्वायर्स जरूर चाहिए। सोर्स हो सकता है एक से ज्यादा हो, सिंक हो सकता है एक से ज्यादा हो, लेकिन एक सोर्स और एक सिंक जरूरी है। हीट एडिशन जरूरी है, हीट रिजेक्शन भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस हीट ऐड करते चले जाओ तो वर्क मिलता चला जाएगा। नहीं, आप खाते हो तो इसका मतलब सुबह जाते हो कि नहीं जाते हो। अब ऐसा थोड़ी ना खाते रहोगे साइकिल चल पाएगी क्या? नॉट पॉसिबल, है ना। तो बाकी ये हीट इंजन बता दिया मैंने आपको। और इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। और आउटपुट कितना होगा इसका? वर्क। और इनपुट कितना होगा इसका? हीट कितनी दी हमने? Q1। बोलो यस और नो। और डब्ल्यू, यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगाना चाहते हो कि जितनी एनर्जी इन उतनी एनर्जी आउट, तो एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट। कितनी एनर्जी इस इंजन के अंदर, कितनी एनर्जी गई? Q1। और आउट कितनी हुई? W प्लस Q2। तो Q2 प्लस W यहां लिख दिया, तो W की वैल्यू हो जाएगी Q1 माइनस Q2। तो W को आपने Q1 माइनस Q2 लिख दिया, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट ने, ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। क्या बताया था इन्होंने बोला था कि भाई जो मैंने आपको बताया था एग्जांपल एक चाय का, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? गर्म चाय से बाहर रूम की तरफ होगा हीट का ट्रांसफर। मतलब कहने का ये है कि स्पॉन्टेनियसली, अब आपने चाय बनाई, रूम में रख दी, आपने कुछ नहीं किया, अपने आप चाय ठंडी हो गई आपकी। कुछ वर्क देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी। क्योंकि हीट का ट्रांसफर अपने आप से स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। आपने क्या किया? फ्रीजर में से लाए ठंडा कोका कोला की बोतल निकाल के लाए, जिसका टेम्परेचर, पानी ठंडा ठंडा पानी निकाल के लाए जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। आपने बोतल को, ठंडे पानी की बोतल को रूम में रखा, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद तो पानी गर्म हो गया अपने आप। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार बाहर से हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो चुका है। तो हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है अपने आप से, खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, मैंने क्या बोला आपको, जैसे पानी है, तो आप देखो टैंक में पानी है, तो ऊपर पानी है ऊंचाई पे, और नीचे क्या टैब लगी हुई है, आपने वॉश बेसिन की टैब ओपन करी, पानी आ गया। आपने सिंक, किचन में सिंक है, पानी खोला, पानी नीचे आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से नीचे, हाई हेड से लो हेड पानी अपने आप आता है, लेकिन नीचे से पानी अपने आप नहीं जाता है। आपको नीचे से पानी ले जाना टैंक में, तो क्या अपने आप जाता है? वर्क करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। बोलो यस और नो। आपको मोटर चलाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तब पानी नीचे से ऊपर जाता है। स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली पानी हमेशा हाई हेड से लो हेड की तरफ जाता है, लेकिन लो हेड से हाई हेड जा सकता है। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। पानी, बरसात होती है, ऊपर से नीचे अपने आप आता है क्या? नीचे से ऊपर ऊपर जाता है अपने आप से? नहीं जाता ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह से हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है अपने आप से, लेकिन लो से हाई की तरफ हो सकता है। आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वही चीज लिखी गई है, इट इज इंपॉसिबल टू डेवलप डिवाइस, ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है, ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल, जो साइकिल पे ऑपरेट करे, मतलब लगातार काम करे, एंड विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। ये कोल्डर बॉडी है, ये हॉटर बॉडी है। आप समझ रहे हो? ये क्या है? एक कोल्डर बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 है। नीचे जो बॉडी दिखा रखी है आपको, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T1 है, और T2 की वैल्यू क्या है? T1 से कम है, यानी ये टेम्परेचर ज्यादा, ये टेम्परेचर कम। तो नीचे से हीट का ट्रांसफर ऊपर की तरफ नहीं हो सकता जब तक आप उसको वर्क नहीं दोगे। वर्क हमने दिया नहीं। ये एक ऐसी डिवाइस है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर कर रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। तो ये क्या है? ये इम्पॉसिबल है ना। कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर कर असंभव है, नॉट पॉसिबल, विदाउट एनी वर्क इनपुट। अगर इनपुट नहीं दोगे, हाँ अगर इनपुट दोगे तो यस इट इज पॉसिबल। जैसे आपका एसी होता है, एसी में क्या करते हैं?
लो टेम्परेचर से अंदर से बाहर की तरफ, अरे बताओ, ये आपका रूम है ना, और यहां पर क्या लगा हुआ है, आपका एयर कंडीशनर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर कितना मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है आपको, आपको करना है कि यहां से, भाई जहां से हीट निकलेगी वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो आपको इस रूम में से, ये जो रूम है जहां पर एसी लगी हुई है, इसमें से हीट को बाहर निकालना है। अब देखो हीट का ट्रांसफर कहां से, रूम से बाहर की तरफ हीट को निकालना है। अंदर टेम्परेचर कम, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, तो अंदर से बाहर कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अपने आप नहीं होगा ये, आपको एसी चलानी पड़ेगी, एसी का बिल आता है, वर्क देना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, कंप्रेसर लगा है एसी के अंदर, वो कंप्रेसर वर्क खाएगा, आपका वर्क लेगा। तो वर्क अगर दोगे तो इस तरह से कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। अगर आप एसी बंद कर दोगे तो बाहर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बाहर से हीट अपने आप चली जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गर्मियों के अगर दिन है, आप एसी मत चलाओ, बाहर जितना टेम्परेचर, बाहर से हीट अंदर आ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका 45 के बराबर हो जाएगा, सराउंडिंग के बराबर। अगर आपको टेम्परेचर कम करना है तो हीट को बाहर निकालना है। तो इसीलिए यहां पर रेफ्रिजरेटर में भी यही होता है आपके, है ना। रेफ्रिजरेटर जहां पर फ्रूट्स रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, वहां से टेम्परेचर क्या करना है, आपको कम करना है, तो वहां से अंदर से बाहर हीट निकालनी पड़ेगी, इसलिए वहां पर भी कंप्रेसर होता है, उसके अंदर वर्क करना पड़ता है, प्लग लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। अगर आप वर्क दोगे तो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर करवा सकते हैं। जैसे पानी को हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वर्क करना पड़ता है, ऊपर से नीचे पानी अपने आप आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी हीट का जो ट्रांसफर है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर अपने आप हो जाएगा, चाय अपने आप ठंडी हो जाती है, पानी अपने आप गर्म हो जाता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे अपने आप आ जाता है, समझ रहे हो। तो रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट और हीट पंप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको किसने दिया, क्लॉसियस स्टेटमेंट ने। क्या बताया क्लॉसियस ने, ये हीट रेफ्रिजरेटर काम क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। जहां पे आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखते हो, वहां पे जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से कम टेम्परेचर हम मेंटेन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेटर। हीट पंप का काम इसका उल्टा हो जाता है, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अगर आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हीट पंप यूज करते हैं, और यहां पर हम सीओपी कैलकुलेट करते हैं, ना कि एफिशिएंसी। हीट इंजन से वर्क मिलता है, हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने, वहां से हमको वर्क मिलता है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, इसलिए हम वहां पर एफिशिएंसी निकालते हैं। लेकिन हीट इंजन, सॉरी, जो रेफ्रिजरेटर है और जो आपका हीट पंप है, ये दोनों क्लॉसियस स्टेटमेंट पर वर्क करते हैं, दोनों वर्क कंज्यूम करते हैं, दोनों पावर कंज्यूमिंग डिवाइस हैं। उसके लिए हम सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ठीक है। बाकी बहुत कुछ बताने के लिए है, बट आपका जो एग्जाम है बहुत नजदीक है, तो फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट था, है ना, वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिया है कि सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस पाथ क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हम कर चुके हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी की हम बात कर चुके हैं। एंट्रोपी एक टर्म और है, एंट्रोपी का मतलब होता है कि डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लो एक सिस्टम, देखो एक टर्म और मैं आपको बता देता हूं एंट्रोपी का, है ना, व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी। मान लो कोई ये एयर है ना, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो एयर है या कोई भी गैस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो कोई ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। जो वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उतने रैंडम मोशन में नहीं होते हैं जितने गैसेस के होते हैं, तो इसलिए उसकी एंट्रोपी थोड़ी कम है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एकदम चिपके रहते हैं, एकदम एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग फोर्स है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए उनकी एंट्रोपी और भी कम होती है। बेसिकली जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी, इसलिए हम कह सकते हैं सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड की, और गैसेस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है। जितना एंट्रोपी ज्यादा होगा, मतलब जितना रैंडमनेस ज्यादा होगा, उसकी उतनी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के स्टेटमेंट भी हम देख चुके हैं। जीरोथ लॉ का एक स्टेटमेंट होता है, फर्स्ट लॉ का एक स्टेटमेंट होता है, सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट होते हैं, केल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं, आपको बता चुके हैं। इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो गेटवे क्लासेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी
पूरे का पूरा जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसके मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कौन सी टॉपिक के वीडियो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। धीरे धीरे करके विदिन कल तक, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी के लिए AKTU में हमने जो कंटेंट प्रोवाइड कराया दैट इज वेरी ऑसम, बहुत अच्छा फीडबैक स्टूडेंट्स का है और हर बार बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम से जो अभी आपके सेकंड सेमेस्टर आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बीटेक फर्स्ट ईयर और बीटेक सेकंड ईयर के, हर पूरे फर्स्ट यानी कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपको बेहतरीन कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ RGPB, स्पेसिफिक सिलेबस के लिए आपको हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। इस बार बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा होगा, वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स और RGPB के जितने PYQs आते हैं, आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस, उनका सॉल्यूशंस, हैंड रिटन नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो रिक्वायर्ड होता है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। फरवरी के अंदर आपको ये कोर्सेस मिलने लग जाएंगे। चलिए, आप एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए आप सभी को विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।